अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय शेख दानिश। और इस चैनल का पर्पस डेफिनेटली वही था जो मैं लास्ट अपने लेक्चर में भी डिफ़ाइन किया है कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन को एक बिल्कुल स्क्रैच से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इस चैनल के थ्रू प्रमोट करेंगे कि किस तरह से एडवांस अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और हर एक कंपनी में किस तरह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड होती है और किस तरह से ट्रांजेक्शन और पास होती हैं, फिर प्रॉफिट लॉस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। तो हर कंपनी के अंदर जो बिज़नेस रन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं, डेफिनेटली उधर कोई ना कोई सिस्टम होता है जिसकी बेसिस के ऊपर सारी एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो उसी सिस्टम को हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल बेसिक से कि किस क्या अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्या हैं, अकाउंटिंग के वाई वी रिक्वायर अकाउंटिंग इन बिजनेस। फिर उसके बाद हमने उसके डेबिट क्रेडिट रूल्स को भी थोड़ा सा फॉर्मली थोड़ा सा देखा था उसको। फिर हमने उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स दिखे थे कि किस तरह से अकाउंट ओपन होते हैं और किस तरह से जो है वो अकाउंट के अंदर फर्दर किस तरह से तरतीब होती है, सीक्वेंशियल एसेट्स के अंदर कितनी क्लासिफिकेशन थी, लाइबिलिटीज़ और इक्विटी, एक्सपेंसेस और सेल्स के रेवेन्यू के अपने जैसे सारे अकाउंट्स को हमने वहाँ डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप देखेंगे कि इस उसको हमने उसी लेक्चर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे पास होती हैं एक अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर। कोई भी रूटीन ट्रांजैक्शन होती है किसी भी कंपनी के अंदर, तो उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है, यानी कि एंट्रीज जो भी रूटीन की एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे हो रहे हैं, या कोई व्हीकल परचेज कर रहे हैं, या कोई भी एसेट परचेज कर रहे हैं, या कोई कंपनी पेमेंट कर रही है किसी वेंडर को, और या फिर कोई इनकम जनरेट हो रही है इन बिजनेस के अंदर। तो वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे किस तरह से उसको इन राइटिंग फॉर्म में या सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा एंट्री की जाती है, और उस एंट्री के से फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके जो आउटकम निकलता है, वो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपने आखिर तक देखना है। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो डेफिनेटली जाएं और जाके फाइनेंशियल एजुकेशन बाय शेख दानिश को सब्सक्राइब करें। और अगर वो नहीं फाइंड आउट हो रहा तो डेफिनेट आपने यूट्यूब के सर्च बार के अंदर @FINSD लिख देंगे तो भी वो चैनल आ जाएगा। तो आज की स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वन बाय वन इस स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर उर्दू में है, इसी तरह से हम इसमें इसी लेक्चर को इंग्लिश में भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने या जिन प्रोफेशनल्स ने इस अकाउंटिंग को सीखना है तो डेफिनेटली आखिर तक इस वीडियो को देखें, तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। तो हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर नंबर 2 में मैंने सबसे पहले स्टार्ट करना है कि हमने जनरल एंट्रीज़ के रूल्स को रिव्यू करना है। लास्ट टाइम मैंने जनरल रूल्स बताए थे, तो उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि जो रूल्स होते हैं अकाउंटिंग एंट्री के रिकॉर्ड करने के, वो ये बेसिक से रूल होते हैं। अगर इसको आपने याद कर लिया तो दुनिया की कोई भी अकाउंटिंग आप कर लें तो ये रूल्स से वायलेशन इससे वायलेट नहीं हो सकती। यही रूल्स हर जगह फॉर्मेट हो रहे होते हैं और हर जगह इम्प्लीमेंटेड है। तो आपने अगर इन रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लिया, यानी कि एसेट और एक्सपेंस को याद कर लिया कि जब भी वो इंक्रीज़ होंगे, जब भी कंपनी में एसेट एक्वायर होगा और जब भी कंपनी इस एसेट को ख़रीदेगी, यानी कि व्हीकल की फॉर्म में ख़रीदती है, मशीन की फॉर्म में ख़रीदती है, या फिर कोई कंप्यूटर एंड एसेसरीज़ कंपनी बाय करती है, या फर्नीचर बाय करती है कंपनी ख़रीदती है। इसी तरह से कोई भी एसेट टेंजेबल फॉर्म में कंपनी एक्वायर करती है तो उसको एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ करेगा। तो मैंने बताया कि जैसे फिक्स एसेट्स होते हैं ऐसे करंट एसेट्स भी होते हैं। तो दोनों की नेचर सेम है कि जब भी एसेट्स इंक्रीज़ करेंगे कंपनी में पैसा आएगा। कभी भी कोई भी एसेट इंक्रीज़ होगा, चाहे व्हीकल है या फिर जो है वो फिक्स एसेट की फॉर्म में इंक्रीजमेंट हो रही है या करंट एसेट्स की फॉर्म में इंक्रीजमेंट हो रही है, तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। और इसी तरह से जब भी एसेट सोल्ड आउट होगा तो यही अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। यानी कि एसेट डिक्रीज़ होगा किसी भी फॉर्म में, यानी कि कंपनी इसको सेल कर रही है फिक्स एसेट को, ऐसे
कंप्यूटर है या फिर व्हीकल्स हैं, कार, मशीनरी और डिलीवरी वैन्स, डिफरेंट कंपनी के पास एसेट्स होते हैं। तो ये एसेट्स अगर कंपनी सोल्ड आउट कर रही है तो इस एसेट अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये एक आपने एक तो याद रखना है। दूसरा ये है कि सिमिलर नेचर एक्सपेंस की भी है कि एक्सपेंस जब भी कंपनी खर्चा करेगी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो रेंट एक्सपेंस की फॉर्म में कि कंपनी अपनी प्रीमिसेस का रेंट दे रही है या कोई व्हीकल एक्वायर किया हुआ है तो वो रेंट पे एक्वायर किया हुआ है तो वो उसका अगर खर्चा देती है और एक्सपेंस बेयर करती है तो कंपनी, तो एक्सपेंस यानी कि डेफिनेटली इंक्रीज होगा। जब जब भी यह खर्चा होगा कंपनी के अंदर तो एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा। और इसी तरह से एक्सपेंस की जो डिक्रीज़ है, एक्सपेंस नॉर्मली डिक्रीज़ नहीं होता, लेकिन अगर एक्सपेंस की एक आपने गलती से एंट्री कर दी और उसको जो है वो एक अकाउंट की बजाय दूसरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर दिया तो उस सूरत में क्या होगा कि एक एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, दूसरा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा। तो ये इसके रूल्स आपने याद रखने हैं कि एसेट अकाउंट जब भी इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, इसी तरह से एक्सपेंस अकाउंट जब भी इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, और एसेट अकाउंट जब भी डिक्रीज़ होगा यानी कि कोई भी कंपनी सेल आउट होती है एसेट्स या करंट एसेट्स के फॉर्म में, करंट एसेट्स की डेफिनेशन और उसकी करंट एसेट्स की जितनी भी टाइप्स थी वो मैंने लेक्चर 1 में डिफाइन की है, तो उसको आप रिव्यू कर लीजिएगा कि कौन कौन से करंट एसेट्स होते हैं। और जब भी वो डिक्रीज़ होंगे तो हमेशा क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। ये एसेट और एक्सपेंस से रिलेटेड मैंने आपको बताया। दूसरा जो पार्ट है वो है लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू का, क्योंकि मैंने बताया था पूरी अकाउंटिंग सिर्फ 5 नंबर्स पे या 5 तरह के कोड्स पर, 5 तरह के अकाउंट पर मूव कर रही है। एसेट नंबर 1, नंबर 2 लायबिलिटी, नंबर 3 इक्विटी, नंबर 4 सेल्स एंड नंबर 5 एक्सपेंस। ये 5 अकाउंट दुनिया भर में कहीं भी अकाउंटिंग चले जाए तो ये सेम अकाउंटिंग के रूल्स जो है वो सब जगह सेम इम्प्लीमेंट होते हैं, और उनके कोड्स भी, उनके जो बिहेवियर है एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी और इक्विटी का, ये सब का बिहेवियर सब जगह सेम होगा क्योंकि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। और उस अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स में ही ये डिफाइन हुआ है कि जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो इसी रूल्स के थ्रू ही जो है वो उसकी बिहेवियर और उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उससे वायलेशन नहीं होगी। जो वायलेशन करेगा डेफिनेटली अकाउंटिंग एरर करेगा, और उस अकाउंटिंग एरर के नतीजे में उसकी जो एंट्री है वो गलत पास होगी और ट्रायल बैलेंस और ओवरऑल बैलेंस शीट वगैरह सब डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो उसको रूल्स को याद रखना है। ये रूल्स बिल्कुल सिंपल से हैं कि एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। सिमिलरली लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू अकाउंट ये क्रेडिट अकाउंट होते हैं। तो जब क्रेडिट अकाउंट होते हैं जब भी इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे, और जब भी ये डिक्रीज होंगे तो इनको डेबिट करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ 4 रूल आपने याद रखने हैं, और हमारी आगे की स्लाइड जितनी भी हैं वो इससे ही कनेक्ट होंगी। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ये रूल्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। और ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं अपने कि जनरल एंट्री ट्रांजेक्शन। अच्छा, मैंने इसमें कुछ 15 ट्रांजेक्शन किए हैं जिसमें तकरीबन सारे एस्पेक्ट को, मेजॉरिटी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है कि कितनी तरह की ट्रांजेक्शन आप पास करके एक बैलेंस शीट बना सकते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, और कंपनी की बिज़नेस देख सकते हैं कि कंपनी का बिज़नेस कहाँ है, उसकी नेटवर्थ क्या है। और ये एक बेसिक एम होता है कि कोई भी बिज़नेस में बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसके बाद उसकी रिज़ल्ट देखता है कि क्या मैंने 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद कमाया, या मैंने जो है ना वो उसमें ऐसे एक्सपेंस ज़्यादा हो गए और सेल्स कम हो गई। तो ये मैंने 15 एंट्रीज़ पास की हैं जिसकी बेसिस पर हम जो है वो आज रिव्यू करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक सी एंट्रीज़ हैं जिसको आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे अगर आप मेरी जो वीडियो है उसको गो थ्रू करेंगे। तो हम पहली जो एंट्री पर कभी भी बिज़नेस में जो रिकॉर्ड होती है वो पहली एंट्री बिज़नेस में रिकॉर्ड होती है कि एक इंसान जो कि बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो कोई ना कोई कैपिटल लेकर आता है। अब कैपिटल की फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं। कोई बिजनेसमैन उसमें होल सोल कैश लेकर आता है, कोई बिजनेसमैन जो है वो कैश भी लेकर आता है और बैंक अकाउंट में बैलेंस रखा होता है वो भी लेकर आता है। इसी तरह से कुछ बिजनेसमैन के पास एसेट्स भी रखे हुए होते हैं, यानी कि उसके पास अपनी गाड़ियाँ भी होती हैं, उसके पास अपनी ट्रक्स भी होते हैं, डिलीवरी वैन्स भी होती हैं, कोई लैंड भी होती है उसके पास जिस जगह पे वो फैक्ट्री इंस्टॉल करना चाह रहा है या फैक्ट्री बनाना चाह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट करना चाह रहा है, तो उसकी वो प्रीमिसेस भी अगर बिजनेस के अंदर
इंजेक्ट कर रहा है उस कैपिटल को, उस प्रॉपर्टी को, तो उसको भी हम अपनी सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे एट इनिशियल वैल्यू। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि पहली एंट्री होती क्या है। बेसिकली पहली एंट्री होती है, अगर मैंने इस सिनेरियो के अंदर रखा है कि एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल इन बिजनेस बाय थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज क्या है, उसके पास कुछ बैंक में पैसे थे जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि 2 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर रहा है बैंक अकाउंट में। दूसरा ये है कि 2 लाख ही वो कैश इन हैंड भी रख रहा है ताकि उसकी डेली रूटीन की नीड्स जो हैं वो कवर हो सकें, तो उसने कैश भी लेकर आ रहा है अपने बिजनेस के लिए। तीसरा वो जो लेकर आ रहा है वो लेकर आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, जो उसकी जिस प्रीमिसेस में वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करेगा। तो इस तरह से उसका तो टोटल 10 लाख का कैपिटल है, जिसमें से 2 लाख बैंक अकाउंट और कैश इन हैंड, और तीसरा वो लैंड एक्वायर जो उसके पास थी वो अपनी बिजनेस को रख रहा है, बिजनेस के अंदर यूज़ करेगा उस लैंड एंड बिल्डिंग को। तो उसके जो अब जो रिकॉर्डिंग होगी इसके अंदर ये होगा कि करंट एसेट, मैंने आपको बताया था जब भी एसेट इंक्रीज़ करेगा तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया है 2 लाख से। इसी तरह से कैश इन हैंड भी, क्योंकि कैश था, एसेट था, और इसकी भी नेचर करंट एसेट की है, ये भी इंक्रीज़ कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं। तीसरा जो अकाउंट है वो है लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग भी डेफिनेटली एक टेंजेबल फॉर्म में एक एसेट है जो कि कंपनी एक्वायर कर रही है, बिजनेस एक्वायर कर रहा है इस लैंड एंड बिल्डिंग को। तो ये एसेट भी बिजनेस की फॉर्म में एक्सीड कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। तो डेफिनेटली जब ये 3 अकाउंट हमने डेबिट कर दिए तो क्रेडिट करने के लिए हमें कोई ना कोई एक अकाउंट लेना पड़ेगा जिससे ये अकाउंटिंग एंट्री बैलेंस हो। अकाउंटिंग जितनी भी है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग है, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग नहीं है। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग जो होती है वो एक अलग तरीके से उसका जो है ना वो रिकॉर्डिंग होती है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। आजकल जो सिलसिला राइज है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का है। तो डबल एंट्री की अकाउंटिंग सिस्टम अगर आपने ग्रैब कर ली, इसके रूल्स बहुत ही सिंपल से हैं। तो अगर आपने ये रूल्स अपने मेमोराइज कर लिए और छोटे छोटे से रूल्स और इनकी एंट्रीज समझ ली, तो आप दुनिया में कहीं भी चले आएँ, आप अकाउंटेंट की जॉब बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अब जो इससे नंबर 1 एंट्री जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी कि उसने कैपिटल, बिजनेसमैन एक कैपिटल लेकर आया 10 लाख का, उस 10 लाख को उसने 3 हिस्सों में ब्रेक करके बिजनेस में इन्वेस्ट किया। कैश इन एंड बैंक अकाउंट के अंदर बैलेंस, उसने एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया, उसमें बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए। तीसरा उसने जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर कर ली। तो ये हमारी पहली एंट्री होगी। सेकंड एंट्री के अंदर बिजनेसमैन क्या कर रहा है कि टू परचेज द डिलीवरी व्हीकल फिक्स एसेट फ्रॉम एबीसी कंपनी वेंडर ऑन 1 मंथ क्रेडिट बेसिस दैट इज पेबल। इसका मतलब क्या है कि एक ये बिजनेसमैन क्या कर रहा है, डिलीवरी व्हीकल यानी कि उसको एक अपनी माल सप्लाई करने के लिए, गुड सप्लाई करने के लिए एक डिलीवरी वैन चाहिए, ट्रक चाहिए, तो वो अक्वायर कर रहा है और यानी कि ख़रीद रहा है। ख़रीदने किससे किससे ख़रीद रहा है, एबीसी एक वेंडर है थर्ड पार्टी, उससे वो ख़रीद रहा है। तो डेफिनेटली है उसको जो ख़रीद रहा है, मैंने इसकी सपोज वैल्यू लगाई है 1 लाख रुपए की, वो 1 लाख रुपए का वो एसेट ख़रीद रहा है। तो 1 लाख रुपए का व्हीकल एसेट हो जाएगा कंपनी में, ज़ाहिर है एक्वायर हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो व्हीकल एसेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसी तरह से वेंडर का पेबल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, यानी कि उसकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, जो कि और मैंने आपको बताया था कि करंट लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगी, एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। तो इस तरह से हमने अपना व्हीकल एसेट अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया, और क्रेडिट साइड पे हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी। ये दूसरी एंट्री भी हो गई, दूसरी ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जो कि है थर्ड में इसी वेंडर को ये पेमेंट कर रहे हैं, टू पे फॉर व्हीकल परचेज टू एबीसी वेंडर थ्रू बैंक चेक पेमेंट। अब ये जो अभी इसने एक्वायर की है डिलीवरी वैन, इसकी ये पेमेंट कर रहा है, उसकी पेमेंट कर रहा है चेक के थ्रू। तो चेक के थ्रू यानी कि बैंक अकाउंट से वो पैसे माइनस होंगे, वो चेक लिखेगा, वो सामने वाली पार्टी एबीसी को देगा, उसको हैंड ओवर करेंगे, वो चेक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, और इस तरह से ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब जो ये चेक बनाने की जो एंट्री है, ये चेक बनाने की एंट्री जो सिस्टम में अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड होगी, वो यही होगी कि वो लाइबिलिटी अकाउंट जो हमने पहले क्रिएट किया था, अब वो लाइबिलिटी अकाउंट रिड्यूस होगा। रिड्यूस कितनी अमाउंट से होगा, जितनी अमाउंट से हम चेक बनाएंगे। हम फुल पेमेंट कर रहे हैं इसके अंदर ना, तो 1 लाख के हम डिलीवरी व्हीकल सपोज किया था परचेज कर रहे हैं,
और वही 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 लाख का लाइबिलिटी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसी तरह से उसका जो बैंक का जो भी बैंक है, जिस बैंक अकाउंट से हम चेक बना रहे हैं, उस बैंक अकाउंट को हमने करना है क्रेडिट, और ये 1 लाख से। अब देखें ये बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, एसेट अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, तो हमने इसको कर दिया एसेट अकाउंट को, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा था तो हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से लाइबिलिटी क्योंकि रिड्यूस हो रही थी कंपनी की, कि वो जब पे कर देगा 1 लाख रुपए तो उसकी डेफिनेटली लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो लाइबिलिटी डिक्रीज के केस में हमने रूल पढ़ा था कि वो डेबिट हो जाता है, तो ये हमारी थर्ड एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई। फोर्थ एंट्री के अंदर हम बात करते हैं, तो फोर्थ एंट्री हो रही है 31 जनवरी को। ये जो मैं ओवरऑल सिनेरियो बता रहा हूँ, ये 6 मंथ की ट्रांजेक्शन का है, तो अभी हम पहले महीने पर हैं, अभी जनवरी 2024 पर हैं। 31 जनवरी 2024 को हम एक सैलरी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि टू रिकॉर्ड द एक्रूअल सैलरी एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024 विच विल पे आफ्टर 5 डेज। तो अभी क्योंकि ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस मंथ के एक्सपेंसेस हैं उस मंथ में ही रिकॉर्ड करें, आप उसको किसी और महीने में जाके एक्सपेंस रिकॉर्ड ना करें। इससे फ़ायदा ये होता है, उस महीने में जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो जब आप उस महीने की ट्रांजैक्शन एक्टिविटी या उस महीने का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस महीने में जो खर्चे हो रहे हैं वो इधर ही नज़र आ रहे हैं, इसी महीने की ट्रांजैक्शन एक्टिविटी में। अगर किसी और महीने की किसी और डेट में जाके रिकॉर्ड करेंगे आप, तो वो एक्सपेंस फिर उस महीने में रिफ्लेक्ट करेंगे जो कि पर्टेन करता होगा जनवरी के महीने से। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि जिस महीने का एक्सपेंस है उस महीने के रेलेवेंट मंथ में ही उसकी रिकॉर्डिंग करें, उस डेट के ऊपर जाके। तो 31 जनवरी क्योंकि मंथ क्लोजिंग है, और मंथ क्लोजिंग के वक्त हमें वो एक्सपेंस पास करने होते हैं जो उस महीने से रिलेट करते हैं, तो हमने एक अप्रूवल पास कर रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं एज अ डेबिट 60,000 का। और इसी तरह से इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, डेफिनेटली बहुत सारे, एक लोग नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सनस भी हो सकते हैं। ये कंसोलिडेटेड सैलरी हैं बहुत सारे, यानी कि अगर कंपनी के स्टाफ हैं 100 पीपल का, तो 100 स्टाफ की सैलरी अगर 60,000 है तो हम 60,000 के हिसाब से टोटल एज अ टोटल सैलरी एक्सपेंस हमने कर लिया डेबिट, और सैलरी पेबल अकाउंट यानी पेबल सैलरीज अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट। इस सूरत में भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ करता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसी तरह से पेबल यानी कि लाइबिलिटी अकाउंट जब भी क्रिएट करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं तो उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर। तो इस तरह से हमारी ये अप्रूवल सैलरी भी रिकॉर्ड हो गई कि आज मैं अगर आज निकालूँ 31 जनवरी पे पोजीशन कंपनी की, तो उससे पता लग जाएगा कि उसने एक्सपेंस कितना किया है और उसकी लाइबिलिटी क्या है। तो सैलरी एक्सपेंस 31 जनवरी को हमने रिकॉर्ड कर ली, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट विथ 60,000 रुपीज़। अब नाउ दीज सैलरीज आर बीइंग पेड आफ्टर 5 डेज, जो कि 5 डेज़ का मतलब कि 31 जनवरी के बाद नेक्स्ट हम 4 फरवरी को कंपनी पे करने जा रही है उसको कैश की फॉर्म में अपने स्टाफ को। तो ये स्टाफ को जो सैलरी की पेमेंट हो रही है इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि इसमें कंपनी का कैश आउटफ्लो होगा। कैश आउटफ्लो की फॉर्म में अब हम इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे कि वही लाइबिलिटी का अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था उस अकाउंट को, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, अब हम सैलरी पे करने जा रहे हैं, तो जब हम पे कर देंगे तो डेफिनेटली वो अकाउंट रिड्यूस हो जाना चाहिए और हमारी लाइबिलिटी कंपनी से सिस्टम से ख़त्म हो जानी चाहिए। और इसी तरह से जो कैश हमने अपने पास से हैंड ओवर कर दिया एम्प्लॉयज़ को, तो वो हमारे पास से कैश इन हैंड भी कम हो जाएगा। जो हमारा इनिशियल कैश इन हैंड था 2 लाख का, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली रिड्यूस होगा जैसे जैसे हम पेमेंट कर रहे होंगे। तो ये कैश इन हैंड का अकाउंट जब हम क्रेडिट करेंगे 60,000 से, तो ये हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, वो जो इनिशियल हमारे पास कैश इन हैंड रखा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्रेडिट साइड होने के बाद रिड्यूस होना शुरू हो रहा है, और लाइबिलिटी हमारी ये पेबल सैलरीज वाली भी पे हो गई। नेक्स्ट हम मूव स्लाइड करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के कुछ यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं वो हम पे करने जा रहे हैं इस महीने के, यानी कि यूटिलिटी में लेट सपोज हम कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, क्योंकि उसको एनर्जी तो चाहिए, तो उस एनर्जी उस प्रेमिसेस की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसका एक बिल होता है मंथली बेसिस पर जो कंपनी को चार्ज होता है बाय द अथॉरिटीज़, तो वो एक्सपेंस का बिल
रिकॉर्ड हम करने जा रहे हैं और उसको पे भी कर रहे हैं बेसिकली। तो कैश की फॉर्म में पे कर रहे हैं उसको, और हमें एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है रेलिवेंट मंथ में। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट हम कर रहे हैं डेबिट 20,000 से। इसी तरह से कैश इन हैंड का अकाउंट कर रहे हैं क्रेडिट, क्योंकि कंपनी इसको कैश पे कर रही है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है कैश के फॉर्म में पे कर रहे हैं, तो 20,000 से क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस का अकाउंट भी हमारा रिफ्लेक्ट कर गया, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिए डेबिट करके 20,000 से। और इसी तरह से कैश इन हैंड का अकाउंट, क्योंकि पैसे कंपनी की वजह से जा रहे थे कैश इन हैंड के फॉर्म में, तो वो हमने कैश इन हैंड का अकाउंट कर दिया क्रेडिट 20,000 से। तो ये हमारी सिक्स्थ एंट्री भी हो गई, जो कि 5 फरवरी को हुई। अब हम एक थोड़ी सी टेक्निकल एंट्री के ऊपर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा इस पर आपने और करना है। और ये है कि कंपनी बिजनेस, जो ये कंपनी है ये एक्वायर करने जा रही है एक इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वही जो आगे सेल करेगी। कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन जो होता है ना, हर कंपनी का एक ऑपरेशन होता है। जो ट्रेडिंग कंपनी होती है, मैंने आपको बताया था, वो बाय एंड सेल वाला काम करती है, यानी कि पहले वो कोई ना कोई इन्वेंट्री कोई परचेज करती है और उसके बाद उसको एज इट इज़ फॉर्म में ही आगे सेल ऑफ कर देती है, और उसके बीच में कमीशन बना लेती है, उसके बीच में एक फिक्टिशियस प्रॉफिट बना लेती है। यानी कि लेट सपोज वो अगर 1 लाख की इन्वेंट्री परचेज कर लेती है, तो और अगर 1.5 लाख में बेच देती है, 1,150,000 में सेल ऑफ कर देती है, तो बीच में 50,000 का उसने प्रॉफिट बना लिया। इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो बिजनेस जो अक्वायर कर रहा है इन्वेंट्री, वो एट द कॉस्ट ऑफ ₹50,000 पे अक्वायर कर रहा है। तो हम 7th एंट्री को अगर देखते हैं, तो टू परचेज द ट्रेडिंग इन्वेंट्री थ्रू वेंडर BMW लिमिटेड ऑन कैश बेसिस। अब कंपनी BMW एक वेंडर है, उससे जो है वो इन्वेंट्री परचेज कर रही है कंपनी एट द कॉस्ट ऑफ ₹50,000। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ इन्वेंट्री डेबिट कर देंगे उसको। मैंने बताया था कि इन्वेंट्री जो होती है वो इन करंट एसेट्स कहलाती है, और करंट एसेट्स जब भी इंक्रीज करते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। तो कंपनी अक्वायर कर रही है इन्वेंट्री, अपने प्रीमिसेस में लेकर आ रही है, फिर उसको आगे फ्यूचर में जाके उसको सेल ऑफ करेगी। तो ये 50,000 की इन्वेंट्री का अकाउंट हो गया डेबिट। और इसी तरह से लाइबिलिटी, उसी BMW की लाइबिलिटी, क्योंकि हमने एक हर वेंडर का ना एक सेपरेट एक अकाउंट मेंटेन करना होता है। अगर हम ऐसा ना करें, अगर सेपरेट अकाउंट मेंटेन ना करें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने किसी वेंडर से क्या ट्रांजैक्शन की पूरे साल में। क्योंकि कैश की फॉर्म में अगर हम सब चीज़ें कैश इन हैंड का अकाउंट को यूज़ करेंगे, तो हमें यही नहीं पता लगेगा कि किस वेंडर से हमने कितना परचेज किया। तो इसके हर एक के वेंडर के सेपरेट अकाउंट हम सिस्टम में क्रिएट कर देते हैं, और उससे फ़ायदा ये होता है कि उसकी सारी ट्रांजैक्शन उसके अपने पर्टिकुलर एक लेजर या खाते में आ जाती हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग आ जाती है। और उसकी जब रिफ्लेक्शन एक पेज पे, वन पेज पे हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने आज तक इससे टोटल कितना बिजनेस किया है इस वेंडर से। तो हम क्या कर रहे हैं, इधर इन्वेंट्री का अकाउंट कर रहे हैं डेबिट विथ 50,000 एट कॉस्ट ऑफ ₹50,000। और दूसरा हम जो कर रहे हैं कि पेबल यानी कि लाइबिलिटी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं 50,000 से। और यही सेम डेट, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं BMW को ये इन्वेंट्री की कीमत, जो हम इन्वेंट्री एक्वायर करना चाह रहे हैं। अब मैं इसकी मिसाल ऐसे लूँ कि हम इन्वेंट्री क्या एक्वायर कर रहे हैं। लेट सपोज हम इससे एक जो है वो ट्रेडिंग इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, बैग्स का एक पैकेट ले रहे हैं, एक जो स्कूल बैग्स होते हैं। तो हमारे अगर बिजनेस में इन्वेंट्री, अगर स्कूल बैग को सेल करना है कि परचेज ट्रेडिंग एक स्कूल बैग्स लिए और सेल ऑफ कर दिए, तो ये बैग्स जो है वो हमारी इन्वेंट्री कहलाएगी, रूटीन, क्योंकि रूटीन ट्रांजेक्शन है। तो ये इन्वेंट्री हमारी होगी डेबिट, और BMW अकाउंट जो है लिमिटेड का वेंडर का अकाउंट हो जाएगा एज अ लाइबिलिटी अकाउंट, हमारा क्रिएट हो जाएगा 50,000 से। और इसी सेम डेट के ऊपर, क्योंकि हम कैश से पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी का अकाउंट को हमने दोबारा से किया डेबिट, और कैश इन हैंड का अकाउंट कर दिया क्रेडिट। ये दोबारा से डेबिट और क्रेडिट BMW को क्यों किया, इसकी वजह मैंने आपको बताई है कि ताकि रिफ्लेक्शन आ जाए उस वेंडर के लेजर में कि 50,000 की इन्वेंट्री हमने इससे ख़रीदी थी, और 50,000 हमने पे भी कर दिए इसको कैश की फॉर्म में। तो इसलिए दो एंट्रियाँ पास होती हैं। अगर मैं इसको कंसोलिडेट कर दूँ, यानी कि क्या इसको कंसोलिडेट कर दूँ, तो ये डेफिनेटली ट्रेडिंग इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा और कैश इन हैंड हो जाएगा क्रेडिट। तो इससे पता नहीं लगेगा कि ये किस BMW वेंडर का अपना सेपरेट लेजर में पता नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं आएगी।
तो इसलिए उसको सेपरेटली क्लासिफाई करने के लिए मैंने उसको उसकी लाइबिलिटी अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र किया उस अमाउंट को 50,000 की कॉस्ट को, और फिर वो पे कर रहा हूँ जब कैश इन हैंड से, जो हमारे पास कंपनी में कैश रखा हुआ था उससे पे कर रहे हैं उस 50,000 की इन्वेंट्री को। तो ये एंट्री एग्जीक्यूट होने के बाद वो इन्वेंट्री कंपनी ने एक्वायर कर ली। अब अब वो स्कूल बैग्स जो ट्रेडिंग इन्वेंट्री थी वो पैकेट्स की फॉर्म में कंपनी के पास आ गए 10 फरवरी को। ठीक है। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट, यही कर रहे हैं कि ये जो हमने ट्रेडिंग इन्वेंट्री एक्वायर की, इसी इन्वेंट्री को हम सेल ऑफ करने जा रहे हैं एक थर्ड पार्टी को, एक कस्टमर को सेल करने जा रहे हैं, जो कि जिसका नाम मैंने रखा है XYZ कस्टमर। तो अब 9th एंट्री हम ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ ट्रेडिंग इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट या रिसीवेबल बेसिस ऑन 1 मंथ टू XYZ कस्टमर। अच्छा, ये सेल भी कर रहे हैं हम कस्टमर को, लेकिन उससे जो टर्म्स तय हुई हैं हमारी वो ये है कि वो कस्टमर हमें 1 महीने बाद पैसे कंपनी को देगा। तो मैं आज की डेट पे भी इसकी ट्रांजैक्शन लाजमी रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री इस मेरे प्रेमिसेस से निकल के उसकी डेस्टिनेशन पे चली जाएगी। तो ये ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना, क्योंकि अक्रूवल बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि जिसकी पेमेंट डेफर होकर हो रही होती है, उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, और जो ऑन टाइम पेमेंट हो रही होती है उसको भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अब जो है वो जब सेल हो रही है इन्वेंट्री, तो उसमें हमें कस्टमर का अकाउंट करना पड़ेगा डेबिट, और सेल्स का अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। ये सिंपल सी एंट्री होगी। लेकिन साथ साथ ही हमारी दूसरी एंट्री भी सिस्टम में पास हो रही होती है, जो 9th एंट्री है, जिसमें हम रख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स को कर रहे हैं डेबिट, और ट्रेडिंग इन्वेंट्री हमारी अकाउंट क्रेडिट हो रही है कितने से, 50,000 से। अच्छा, इसमें बात ये बताने वाली ये है कि हमारी जो इन्वेंट्री सिस्टम से आउट होती है ना, क्योंकि हमने 50,000 में बाई की थी 50,000 पर, वही 50,000 से ही हमें कॉस्ट को आउट करना पड़ेगा, ताकि हमारा इन्वेंट्री का अकाउंट हो जाए ज़ीरो। जितने की इन्वेंट्री आई थी उतने की ही इन्वेंट्री हमारी चली गई, तो इन्वेंट्री का अकाउंट तो हो गया ज़ीरो। लेकिन उसके बदले में हमें इस अकाउंट इन्वेंट्री की कॉस्ट को कहाँ शिफ्ट करना पड़ता है, तो क्योंकि जब वो सेल हो गई तो अब वो इन्वेंट्री का पार्ट नहीं रही, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट एक क्रिएट किया जाता है एक्सपेंस के अंदर, एक्सपेंस की कैटेगरी में ही क्रिएट किया जाता है, और उसके अंदर हम उस एक्सपेंस को लेके जाते हैं, जो कि हमारा उस कॉस्ट को लेके जाते हैं जो हमारी ट्रेडिंग कॉस्ट है, जो कि हमारी सेल हो चुकी है। तो इसी तरह से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट को कर देते हैं डेबिट विथ 50,000, वही कॉस्ट वैल्यू, और ट्रेडिंग इन्वेंट्री को भी क्रेडिट कर देते हैं 50,000 से, और ये ट्रांजेक्शन क्लोज हो जाती है। और जो हमें कस्टमर को हमने जो सेल किया है, ये बेसिकली हमने 50,000 की इन्वेंट्री को 80,000 में, यानी कि 80,000 में हमने सेल किया है, तो हमने बीच में 30,000 का प्रॉफिट बनाया है। तो अब इसकी, क्योंकि हमें कस्टमर से कितने लेने हैं, 80,000 लेने हैं, तो उसकी एंट्री यानी कि उसका रिसीवेबल भी डेबिट होगा विथ 80,000, 80,000। 80,000 हमारा रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा। रिसीवेबल अकाउंट भी क्या होता है, बेसिकली करंट एसेट्स ही होते हैं।